उत्तराखंड की दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों के बीच क्या चल रहा है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, जिसकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी यही दावा कर रही है। लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ करण महाराज जी मौजूद हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। सबसे पहला सवाल यही मेरा कि बीजेपी भी दावा कर रही है कि बहुत सारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स उनके संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि पहले भी बीजेपी ले गई, लेकिन बाई इलेक्शन कांग्रेस जीती है। और हम किसी को लेने की कोई जल्दी में नहीं है, और इसीलिए जो नाम मेरे पास आए हैं या जो मेरे से संपर्क में है, मैं उसके लिए हाईकमान से इजाज़त लेना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी नज़र में होना चाहिए। और कांग्रेस के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ये हाईकमान तय करेगा, तो हम ज्वाइन कराएंगे। लेकिन सेम चीज़ आप लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ नेता हमारे संपर्क में और हम उन्हें लेने की फिराक में। नहीं, हम फिराक में नहीं है, उन्होंने अप्रोच की है ज्वाइन करने के लिए, और मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ। लेकिन क्यों क्यों करेगी बीजेपी अप्रोच? अभी भी आपने देखा केदारनाथ उपचुनाव में भी खूब जोर लगाया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आशा नौटियाल के आगे नहीं जीत पाए। देखिए, नज़रिया अपना अपना है। अगर आप देखें, केदारनाथ चुनाव में बीजेपी के 22,000 वोटों के अगेंस्ट 30,000 वोट एंटी पड़ा है, और कांग्रेस ने अपना 6,000 वोट करीब बढ़ाया है। तो निराशाजनक नहीं है, और बीजेपी डरी भी है, क्योंकि जो मैंडेट है वो उनके खिलाफ है। 22,000 के अगेंस्ट 30,000 वोट उनके खिलाफ गया है। और सत्ता का होना और कई और चीज़ें हैं जिसकी वजह से बीजेपी जीत जरूर गई, लेकिन 2 बाई इलेक्शन बद्रीनाथ और हरिद्वार हम जीते हैं, और इसलिए बीजेपी में घबराहट है। जहाँ तक सवाल है लोग ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, तो बीजेपी कुनीतियों से परेशान हैं। जो लोग उनके कहने या कथन के अनुसार बीजेपी के संग थे, आज बांग्लादेश को लेकर पूरे उत्तराखंड में आंदोलन हो रहा है। लेकिन उन लोगों का भी ये कहना है, मेरे से वो सहमत हैं, कि बीजेपी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बांग्लादेश पे दबाव डालना चाहिए, अपने राजनयिक संबंध खत्म करने चाहिए, या फौज का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बनस्पत आप राज्यों में आंदोलन कर रहे हो, उत्तराखंड में आंदोलन करके बांग्लादेश के हिंदुओं को क्या फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, उत्तरकाशी में जो हुआ विवाद, उसके बारे में मैं बात करूंगी। क्या कहेंगे उस पर आप, जो मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है? देखिए, सारी चीज़ का एक ही जवाब है कि वो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करके पोलराइजेशन ऑफ वोट करना चाहते हैं, और इस बात को लोग समझ रहे हैं। चाहे उत्तरकाशी के आज से 6 महीने पहले की घटना हो, एक लड़की का मुस्लिम युवक के संग जाने का विवाद करके काफ़ी माइनॉरिटी को मारा पीटा गया, दुकानें बंद की गई, बाद में पता चला वो लड़का सैनी था, और वो बात पटापेक्स भी। लेकिन जिन्होंने दुकानें तोड़ी, मारपीट की, माइनॉरिटी को तंग किया, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और उसी तरीके से वहाँ एक अभी रैली की जा रही है, पंचायत लगाई जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि देश के नागरिकों को नागरिक के हैसियत से देखा जाना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो कानून अपना काम कर सकता है, सरकार अपना काम कर सकती है, लेकिन इस तरीके के विवाद फैला के या माहौल ख़राब करके देश की एकता को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस में किसी बदलाव की तैयारी है क्या? कि कहा जा रहा है कुछ नई नियुक्तियां होने जा रही हैं, नहीं, और जो इसके लिए आप कुमारी शैलजा से भी मुलाकात कर चुके हैं या करने वाले हैं, ऐसा कुछ? हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे कुछ ब्लॉक इकाइयाँ अभी खाली हैं, साथ में पीसीसी का गठन होना है। हमारे कई पीसीसी मेंबर जो पिछले एमपी के चुनाव थे उसमें पार्टी छोड़ के गए, जब हमारे यहाँ से राजेंद्र भंडारी इत्यादि गए तो उनके फॉलोअर छोड़ गए। तो उन सीटों को हम कैसे फिलअप करें, क्या हमको प्रोसेस करने, तो उस विषय में भी चर्चा निश्चित ही होनी थी। अच्छा, इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो लीडरशिप उसकी संभालें पूरी तरह से, शरद पवार कहते हैं वो संभालें। अब राहुल गांधी का क्या होगा ऐसे में, अगर सब लोग ही ऐसे दावेदारी करने लगे तो? देखिए, अब दूसरे दलों से संबंध ठीक रखने की कोशिश कांग्रेस हमेशा करती है, करती रही है। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी एक मास लीडर हैं और उनको लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं, खासकर युवा पीढ़ी उनको पसंद करती है। अगर हम देखें, जिसके फादर को टुकड़ों में घर लाया गया हो और वो फैमिली उसके बाद भी उसको पब्लिक के बीच में जाने देती है, और वो लड़का खुद हिम्मत करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल पब्लिक के बीच में जा रहा हो, केवल इसलिए कि नफ़रत ख़त्म करनी है। पॉलिटिकल एजेंडा कितना है कितना नहीं अलग चीज़ है, लेकिन एक हिम्मत करना अपने बाप को टुकड़ों में देखने के बाद भी, ये एक बड़ी बात है। और नौजवान पढ़े लिखे लोग अब राहुल गांधी को
स्वीकार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो उनकी ताकत भी है। अच्छा, कांग्रेस के कुछ लीडर्स की जिनकी हम बात कर रहे थे कि कुछ बीजेपी के संपर्क में भी हैं, और कई बार हम देखते हैं हरीश रावत भी खुद ही अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में ऐसी बातें कहते नजर आते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो पासा बदल सकते हैं, यानी कि पाला बदल सकते हैं, सॉरी? देखिए, मैं रावत जी पे टिप्पणी नहीं करता और ये हमने कड़वा अनुभव 2017 में भी किया था। आपने देखा था 2016 का जो आखिरी दौर था, हमारे गढ़वाल मंडल से 9 विधायक पार्टी छोड़ के गए और उसका बहुत खासा नुकसान कांग्रेस को हुआ। और उसी के बाद उत्तराखंड में महसूस किया गया कि हमको कैडर पे काम करना चाहिए। और ये कड़वी सच्चाई है कि हम लीडर बेस्ड पार्टी ही रहे हैं हमेशा, कैडर बेस्ड नहीं है। और बीजेपी के यहाँ उल्टा है, वहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है। और अब हल्के हल्के हम भी उसी पे काम कर रहे हैं और वही नतीजा बाई इलेक्शंस में रहा। जो हम बद्रीनाथ और हरिद्वार जीते, वो उसी का नतीजा था कि हमारे पास कैडर था। राजेंद्र भंडारी के जाने के बाद भी हम बद्रीनाथ जीतने में कामयाब इसलिए रहे कि नीचे कैडर तैयार था। शीतकालीन चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो वो भी शुरू हो चुकी है, और इस पर सीएम ने भी कहा है कि पूरे तरीके से तमाम इंतजाम होंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात हमेशा सीएम साहब और बीजेपी करती है, लेकिन करती नहीं, कहते हैं। क्योंकि मैंने एक आशंका जताई थी पिछले वर्ष की कोविड के जो आफ्टर इफेक्ट से वो आएंगे और कार्डियक अटैक्स होने की संभावना है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन की दिक्कत आएगी। लेकिन सरकार नहीं सुना और अभी तक की यात्राओं में सबसे ज़्यादा मौतें पिछले वर्ष हुई चारधाम यात्रा में। और सरकार को आंकड़े देना बंद करना पड़ा, ये हालत थी। तो कितना सीरियसली ये चीज़ों को लेते हैं, देखते तो हैं। आपको लगता है कि मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, यानी कि जो मेडिकल सुविधाएं वहाँ पर मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं, ये कहना है निश्चित ही आपका? मैं कह रहा हूँ हाई एल्टीट्यूड्स में जो प्रॉब्लम है तो वहाँ उसी हिसाब से तैयारियां होनी चाहिए। जब हम लेह लद्दाख जाते हैं तो आपने देखा लेकिन होगा हमने ऑक्सीजन हमने ये भी पार्लर्स देखा, हैं। इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे हैं श्रद्धालु चारों धामों में, खासतौर पर केदारनाथ में। तो इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि इंतजाम थे तभी लोग ज़्यादा पहुंच रहे थे, क्योंकि ऐसे भी कई लोग देखे मैंने। मैं आपसे थोड़ा सा इस पे भिन्न सोचता हूँ। मेरे लिए चारधाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं है। मेरे लिए चारधाम यात्रा धार्मिक भी है, सांस्कृतिक यात्रा भी है और हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ पर्यटन क्वेश्चन से है। जुड़ा भी आप? पर्यटन के अलावा मेरी रोजी रोटी, रोजी रोटी। वहाँ के लोगों की छोटी छोटी दुकानें हैं, कंडी डंडी वाले हैं, खच्चर वाले हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होम स्टेज हैं, होटल्स हैं। लेकिन पहले से गवर्नमेंट्स का ये था कि कम से कम आपको चारधाम की यात्रा में 10 दिन स्टे करना है, 10 दिन में यात्रा पूरी करनी है। अभी क्या हो रहा है कि यूपी से आदमी चल रहा है, रात को बद्रीनाथ पहुंच रहा, पूजा कर रहा है और सुबह तक वो वापस यूपी आ जा रहा है। तो उत्तराखंड को कुछ नहीं मिल रहा, केवल यात्रियों की संख्या तो बढ़ने से। इजी हो गया, आप कहना चाह रहे हैं कि अब इजी ट्रैवल इजी हो गया, मैं तो इसको ये हाँ। देखिए ना, हर चीज़ के अपने अपने सोचने के तरीके हैं। मैं कहा ना, मेरे उत्तराखंड के खासकर गढ़वाल मंडल के लिए ये यात्रा रोजी रोटी का भी सवाल है। हम 4 महीने मेहनत करके हम 12 महीने तक अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। तो इस सच्चाई को भी हमको स्वीकार करना चाहिए। और अगर मेरे यहाँ के धामों से अगर मेरे आदमी का पेट नहीं भर रहा है तो वो भी मेरे लिए सोचनीय विषय। सरकारों का काम केवल इसका क्या तोड़ है फिर? आपको क्या लगता है नहीं, क्या वही किया मैं जा बोल रहा हूँ क्योंकि आप यात्रा को उसी तरीके से कि भाई आपको यहाँ 8 बजे के बाद आप रात को यात्रा नहीं करें, पहाड़ है, गाड़ियाँ गिरती हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो लोगों की सुरक्षा भी उससे जुड़ी हुई है। तो गवर्नमेंट्स को ऐसा कुछ प्रबंध करना चाहिए कि लोग पहुँचे। आपने देखा होगा कोई फेमस जो मंदिर होते हैं उनमें जो डिस्टेंस है मंदिर की और आने वाले स्थान की, वो बमुश्किल 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर होती है, लेकिन उसको घुमा के 8-10 किलोमीटर इसलिए किया जाता है कि यात्री इजीली दर्शन करते हुए निकल जाएं और व्यवस्थाएं बनी रही। लेकिन नई गवर्नमेंट्स पे उस तरीके से सोचने का, प्लानिंग की जरूरत है। तो शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं, शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं और उससे गाड़ी वालों को फ़ायदा हो सकता है जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स है, लेकिन आम जो छोटा चाय का दुकानदार है, मैगी बेचने वाला है, जो घोड़े खच्चर वाला है, जो वहाँ के पंडे पुरोहित हैं, उनको नुकसान हो रहा है। और वो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आर्थिकी जब किसी राज्य की घटती है तो उसका असर आम आवाम पे भी पड़ता है और राज्य पे भी। तो आपका मानना है कि रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट जितना पहले करती थी? पर्यटन के हिसाब से भी आपने बात की। इसके अलावा संसद में हमने देखा लगातार हंगामा चल रहा है और सत्ता पक्ष का आरोप ये है कि विपक्ष चलने नहीं दे रहा है सत्र। देखिए, इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ, सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि इससे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। मेरा ये मानना है कि जब बिजली की दरों पे मेरी बहन को 2 की जगह 5 रुपये देने पड़े, 5 की जगह 10 देने पड़े, तो ये भी राष्ट्र का नुकसान है।
जब नहीं नहीं, मेडिकल देखिए, फैसिलिटीज मुफ्त में भी दी गई, ऐसा तो नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी पे आ कुछ रहा हूँ। यूनिट तो फ्री भी कर दिए गए हैं कई मैं जगहों पे, हमने उसी पे देखा। आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप स्पून फीडिंग क्यों कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं ज़रूरत है, क्योंकि सरकारों का काम है रेवेन्यू इकट्ठा करना, गरीबों को फैसिलिटेट करना, जो पैसे वाले उनसे पैसा लेना, पर वो नहीं हो रहा ना। अभी उल्टा चल रहा है। माल वालों को और माल कैसे कमवाया जाए, लोगों को कैसे शोषण किया जाए, ये चल रहा है। और जो डिमांड्स है विपक्ष की गलत नहीं है। विपक्ष ने जिस मामले में कहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े उद्योगपतियों को लेकर बात आई, तो विपक्ष का ये कहना था कि साहब ऐसा सा हुआ है, इतना पैसा, अमेरिका वाला जो मामला है। तो हम तो ये जानते हैं कि रिश्वत देना और रिश्वत देना दोनों अपराध है। बीजेपी के बड़े प्रवक्ता आपके माध्यम से ये कहते हैं कि साहब ये वो स्टेट्स थी जिनमें हमारी गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन नहीं, कांग्रेस वाली गवर्नमेंट में भी आपने देखा मैं कई जगहों पे वही कह मुफ्त रहा हूँ, में, वही हाँ, उसी हाँ, पे आ रहा हूँ। मैं डिनाई नहीं कर रहा। हाँ, deny मैं कह रहा कि आपके जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो ये कहते हैं कि साहब जहाँ ब्राइब किया गया, घूस दी गई, वो स्टेट्स हमारी नहीं थी, दूसरी पार्टीज की बात थी। मैं मान गया, मैंने यस कह दिया। अब मेरा ये कहना है कि हमारे कानून के हिसाब से रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों अपराध है। आपने मान लिया ना, तो उन अधिकारियों को, उन गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को जेल में डालिए, लेकिन जिसने रिश्वत दी है उसको क्यों छोड़ रहे हैं? भाई आपने खुद स्वीकार किया ना। मैं त्रिवेदी जी का देख रहा था। रिश्वत को छोड़िए, जो मुफ्त की योजनाओं की मैं बात करूं तो वो तो कांग्रेस भी दे रही है। रिश्वत को नहीं छोड़ा जा सकता, गलत है। नहीं छोड़िए नहीं, जो मैंने सवाल किया था आपसे, आपने उस पर जवाब नहीं दिया मुझे। मैं आपने उसमें रिश्वत पे दिया। मैंने कहा, उसमें भी मैंने एक लाइन का जवाब दिया कि स्पून फीडिंग बंद होनी चाहिए, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, जैसे कुछ पुराने केसेस को अगर आप देखें, उसमें एक आ गया कि कोयला सस्ता दिया गया। उस समय हम विश्व मार्केट से कॉम्पिटिट कर रहे थे, तो अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा देने के लिए हम वो बाज़ार में खड़ी रहें, उसके लिए इस तरह के कदम कभी कभी राष्ट्र को उठाने पड़ते हैं, लेकिन उसको हमने गलत समझा और गलत ढंग से उसको प्रोजेक्ट किया। उसी तरीके से अगर गरीबों को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बिजली, या जो किसान सिंचाई के लिए बिजली अफोर्ड नहीं पा रहा, उसको आप छूट दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये छूट नहीं होनी चाहिए। सख्त भू कानून की मांग पहले भी उठती आई है, अभी भी उठ रही है, और एक सख्त भू कानून बनना चाहिए, बाहर के लोग ज़्यादा ज़मीन ना खरीद पाए उत्तराखंड में। क्या लगता है आपको, इसको लेकर कितना गंभीर है? देखिए, इसमें अलग अलग राय हैं लोगों की। मेरे को लगता है कि जो भू कानून का जो प्रारूप नारायण दत्त तिवारी जी लाए थे, उससे बेहतर कुछ नहीं था, और उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ उसको सख्ती की गई। खंडूरी जी ने उस लिमिट को और कम किया, त्रिवेंद्र भाई ने लिमिट बढ़ाई, लेकिन एक साथ में ये अच्छा कानून लाए थे कि 2 साल के अंदर अगर उस प्रयोजन से काम नहीं होता है तो गवर्नमेंट में निहित हो जाएगी। फिर हमारे मित्र आए धामी जी, उन्होंने उसको रिलीफ दे दी कि नहीं, अगर चेंज भी पर्पस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सख्त भू कानून की पैरवी कर रहे हैं जब जनता से आवाज़ उठ रही है। मेरा अपना ये मानना है कि हमारी विभिन्न, देखिए आप, तराई हमारे यहाँ है, भाबर हमारे यहाँ है, और हिल एरिया हमारे यहाँ है, और अलग अलग किस्म की जोतें हैं। हमारे यहाँ थारू भी है, बुक्सा भी है, हमारे यहाँ जौनसारी भी है, वहाँ के कानून भी अलग है, वहाँ बेटियों को अधिकार है। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम बनना चाहिए, और जिससे प्रदेश को आर्थिक नुकसान ना हो, प्रदेश के टूरिज्म को नुकसान ना हो, प्रदेश के आम जन को नुकसान ना हो, प्रदेश के लिए जो हितकर हो वो पॉलिसी लानी चाहिए। हिमाचल में जहाँ 70% भूभाग जमीन जो है काश्तकार के पास है, उत्तराखंड में 70% लैंड जो है फॉरेस्ट के पास है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले ही काश्तकारों के पास ज़मीनें कम हैं। हिमाचल की तर्ज पे डिमांड की जा रही है। नहीं, लेकिन फ़र्क है ना, मैंने बोला दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। एक जगह काश्तकार के पास, किसान के पास 70% लैंड ऑफ हिमाचल है, 30% फॉरेस्ट है। उत्तराखंड में 70% फॉरेस्ट है और 30% काश्तकार के पास है। अच्छा, इसलिए हमारी डिमांड्स अलग हैं, नीड्स अलग हैं, तो हमको अपने स्टेट की देखते हुए पॉलिसीज बनानी चाहिए। मैंने तो ये भी कहा था कि एक सर्वदलीय एक समिति बनाए जो अन्य स्टेटों में जो लैंड्स में कानून बने उनका जो सर्वे करे, स्टडी करे, क्या उसके बेनिफिट हुए, क्या नुकसान हुए, उसके बाद एक फुल प्रूफ पॉलिसी बननी चाहिए। ठीक है महाराज साहब, जो डेमोग्राफिक चेंज है उत्तराखंड में जो बढ़ता जा रहा है, एक समुदाय विशेष को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? मुझे इस क्वेश्चन पे थोड़ा ऑब्जेक्शन है। डेमोग्राफिक चेंज की बात आप कर रहे हैं, कौन सी सेंसस हुई है पिछले 10-15 सालों में? कैसे पता चला कि कौन सी कास्ट बढ़ी, कौन सी घटी है? लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बात को,
जो लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं पहले वो ये बताए ना उनके पास आंकड़े कहाँ से आए। लेकिन क्या बहुत कोई सारी ऐसी हमने सर्वे ऐसी हुई? चीज़ें देखी, सर्वे नहीं, लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, खबरें आती है क्योंकि डेली, कि यहाँ पर पहले तो मंदिर हुआ करते थे, छोटे छोटे मंदिर, वहाँ पर मज़ारें मिल रही हैं, वहाँ से अब वो चीज़ें हटाई जा रही हैं। हर दिन खबरें आई, अभी बीच में आपने देखा कि उसको लेकर काफ़ी गंभीर भी नेता नजर आए और बयानबाजी भी खूब सारी हुई है। तो देखिए हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। आप ये बताइए, तो आपको लगता है कोई चेंज नहीं हो रहा है? सूफियत क्या आज की है? मज़ारें क्या मुस्लिम समुदाय की हैं? हम्म, मज़ारें कौन पूजा करने जाते हैं मज़ारों में? और मैं थोड़ा ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, जी हमारे जी जब जी, बोलिए देवता बोलिए। नचाए जाते हैं तो देवता। उसमें मुस्लिम्स के गॉड्स भी हैं। उनकी मैं आपको चाहे हो तो कुछ प्रोग्राम्स भेज भी नहीं दूंगा अभी नहीं, इस प्रोग्राम मैं के बहुत बाद। अच्छे समझती हूँ ये, मैं खुद हिमाचल से हूँ, तो वहाँ पे भी देवता का जो है वो मैं समझती तो हूँ। दूसरा हमारे यहाँ जो हमारे वीर चंद सिंह गढ़वाली जी हैं, उनके गांव में एक आदमी जो मज़ार के साथ पूजा करता है, हिंदू है लेकिन वो लोगों को ठीक करता है, उनकी बीमारियां दूर करता है और वो उसी तर्ज पर काम करता है। और ये 400 500 600 700 800 साल पुरानी सभ्यताएं चल रही हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे भी तो सारे मंदिर जंगलों में ही हैं। आपने एक ठीक है। तुगलकी फरमान कर दिया कि जो फॉरेस्ट एरिया में है उनको तोड़ देंगे, तोड़ा भी गया। लेकिन अब लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ वानप्रस्थ योजना है, वो थी हिंदू, उसमें हिंदू तो नहीं, मैं सनातन उसमें कहूँगा, एक एज के बाद जंगलों में जाके तपस्या करते थे और जो हाइट्स को पा पाए, मतलब अध्यात्म में ऊंचाइयों को छू पाए, उनके अनुयायियों ने उनके वहाँ मंदिर और मठ बनाए। वो आज भी है, हमारा पूर्णागिरी है, हमारा गर्जिया मंदिर है, हमारे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो जंगलों के बीच में हैं। तो कोई ऐसा काम हम वोटों के चक्कर में ना करें जिससे आग हमारे घरों में भी आए। और मेरा ये मानना है कि हमको अध्यात्म में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मैंने ये भी कहा था, एक टाइम बता दीजिए, फ्रेम बता दीजिए कि 100 साल पुराने या 100 साल से पुरानी जो चीज़ है उनको वैसे ड्यूरेशन, हाँ। ड्यूरेशन रख दिया जाए, उससे पहले की जो है उनको बनाए रखा जाए, उनकी मैपिंग हो जाए ताकि उससे आगे अतिक्रमण ना हो। अब क्या मनसा देवी में आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, आप पूर्णागिरी में छेड़छाड़ कर सकते हैं, आप गर्जिया में छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो हमको ये चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। ठीक है। वोट और इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपके माध्यम से कहूँगा कि भारत के नागरिक को पहले नागरिक समझने की आवश्यकता है। चश्मा बदलने की ज़रूरत है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम बाद में हैं, पहले भारत के नागरिक हैं। नागरिक है। और वोट की राजनीति से बेहतर होगा कि हम पहले अपने लोगों को नागरिक की हैसियत से देखें। ठीक है करण महाराज जी, इन सब चीज़ों से हटके एक आखिरी सवाल मेरा, आप इंडी गठबंधन में अगर हम बात करें तो किसे बेहतर नेता मानते हैं? खासतौर पर इंडी गठबंधन नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर लेती हूँ, प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी? दोनों एक दूसरे के पूरक है हम्म, और कोई भी तो आदमी, दोनों के बिना कांग्रेस अधूरी है? नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते। पूरक आपने कह दिया ना। नहीं नहीं, पूरक मैं इसलिए कह रहा हूँ हाँ। कि हर आदमी पर सारे गुण नहीं होते। कोई अच्छा ऑरेटर होता है तो कोई अच्छा सुनने वाला, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला होता है। और इसीलिए पार्टीज टीम वर्क है। किसी भी पार्टी में एक आदमी सब कुछ नहीं करता, एक टीम वर्क होता है और टीम वर्क में जिसके पास अच्छे खिलाड़ी होते हैं किस वो चीज जीतता है। में अगर मैं बोलने की बात करूं, कौन ओजस्वी वक्ता है, कौन अच्छा बोलता देखिए है? राहुल जी भी अच्छा बोलते हैं, प्रियंका भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन हाँ रिएक्शन करने में या एकदम से किसी चीज़ पे डिसीजन लेने में प्रियंका जी लेती हैं। और जहाँ Decision गंभीर making विषय, power, हाँ हाँ। जैसे जो हाँ गंभीर विषय हैं जिसमें चिंतन मनन के बाद कोई निर्णय लेना है तो राहुल जी का अच्छा है। और मैंने बोला ना, अपने फादर का सिर अलग, हाथ अलग, धड़ अलग देखने वाला बच्चा, उसके बाद भी हिम्मत करके पब्लिक के बीच में जिस तरीके से गया, और खासकर कश्मीर में जब उनकी सुरक्षा हटाई गई और उसके बाद भी वो पब्लिक के बीच में थे, वो मेरे लिए कभी ना भूलने वाला क्षण था, क्योंकि मैं उस यात्रा में सम्मिलित था। और एक बहादुर व्यक्तित्व को मैंने देखा। और फिर हमको ये नहीं भूलना चाहिए वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फैमिली है और दो शहीद उस फैमिली ने दिए हैं। गिरफ्तारियां और ये भी जो भी है वो चलता है, लेकिन इंदिरा जी और राजीव जी ने जो शहादत दी है उसको भुलाया नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। करण महारा हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के मौजूद थे। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए, पॉडकास्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे साथ डिजिटली जुड़ सकते हैं।